हेलो दोस्तों, मैं अरुण सक्सेना एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एग्जामपुर के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम पर्यावरण विषय से संबंधित एक महत्वपूर्ण क्लास लेने जा रहे हैं। जैसा कि पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी आपसे अक्षांश और देशांतर रेखाओं की, तथा अक्षांश और देशांतर रेखाओं की चर्चा करने के बाद हम आपसे समय मापन कैलकुलेटिंग ऑफ द टाइम की चर्चा कर रहे थे। हमने आपको बताया था कि विभिन्न देशों में विभिन्न समय होते हैं, अलग अलग समय होते हैं, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं हम टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। समय की कैलकुलेशन एक बार फिर दोबारा से हम आपको समझाएंगे। कल थोड़ा सा जल्दी क्लास को ऑफ हमने कर दिया था, इसलिए उसी टॉपिक को वहीं से जहां से कल छोड़ा था वहीं से हम आगे बढ़ाएंगे इसको। इसलिए जितने भी स्टूडेंट हैं जो जुड़ना चाहते हैं, इस क्लास को देखना चाहते हैं, जल्द से जल्द जुड़िए। आप सभी स्टूडेंट्स को गुड आफ्टरनून। प्रशांत गुप्ता जी गुड आफ्टरनून, तहसीन अंसारी जी गुड आफ्टरनून, मानसी मैम गुड आफ्टरनून, सोनम जी गुड आफ्टरनून, रोहतास कुमार जी गुड आफ्टरनून, प्रिया यादव जी गुड आफ्टरनून। सभी स्टूडेंट्स सबको गुड आफ्टरनून है। और हम स्टार्ट कर रहे हैं समय मापन कैलकुलेटिंग ऑफ टाइम। देखिए, कल हमने आपसे चर्चा की थी कि ग्रीनविच रेखा या 0 डिग्री की रेखा के अगर हम ईस्ट में जाएंगे, पूर्व में जाएंगे, तो समय प्रत्येक एक डिग्री पर 4 मिनट बढ़ेगा। पूर्व में जाने पर क्या होगा? प्रत्येक एक डिग्री पर समय 4 मिनट बढ़ेगा। और अगर हम इसके पश्चिम में जाएं तो हमने आपको बताया था कि पश्चिम का समय पीछे होता है, क्योंकि सूर्य हमेशा पूर्व से ही उदित होता है। इसके कारण पूर्व का समय आगे और पश्चिम का समय पीछे होता है। तो पश्चिम में जाने पर प्रत्येक 1 डिग्री पर समय 4 मिनट घटेगा। ये सारी चीज कल हमने आपको समझाई थी। 1 डिग्री पर 4 मिनट समय में अंतर आता है। इस चीज को हमने कैलकुलेट करके आपको दिखाया था। उम्मीद करता हूं ये सारी चीज आपको कल समझ में आ गई होंगी, पिछली क्लास में समझ में आ गई होंगी। इसी चीज को मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको समझाया था, जिसको मैं दोबारा से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, मैं इस चीज को एक दूसरे तरीके से भी समझाता हूं। ये एक बॉल है, बॉल में 2 पॉइंट निकले हुए, एक ईस्ट साइड में और एक वेस्ट साइड में। अगर मान लीजिए इस समय आपको कोई भी पॉइंट दिखाई नहीं दे रहा, ना ईस्ट वाला ना वेस्ट वाला। अगर अर्थ इसको माना जाए और अर्थ वेस्ट टू ईस्ट घूमेगी, तो देखिए सबसे पहले आपके सामने कौन सा पॉइंट आएगा? ईस्ट वाला आएगा। यानी कि अगर सामने सूर्य है तो सूर्योदय सबसे पहले कहां होगा? ईस्ट साइड में होगा, और वेस्ट अभी भी अंधेरे में है। देखिए, इसके बाद जब पृथ्वी और घूमेगी तब जाकर इस जगह पर मध्याह्न का समय होगा, तब जाकर वेस्ट जो क्षेत्र मैंने पॉइंट बनाया उस पर सूर्योदय होगा। इसके बाद पृथ्वी घूमेगी तो ईस्ट वाले पॉइंट पर इस समय अंधेरे की स्थिति आ गई, तब जाकर वेस्ट वाले पॉइंट पर मध्याह्न का समय आया है। यानी कि पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व घूमने की वजह से ईस्ट का समय हमेशा आगे रहता है और वेस्ट का समय हमेशा पीछे रहता है। उम्मीद करता हूं आपको अब ये चीज एकदम से क्लियर हो गई होगी। मैं इसको और अच्छी तरीके से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, यहां पर मैंने माना है कि 0 डिग्री की देशांतर रेखा यानी कि ग्रीनविच रेखा पर दोपहर के 12 बजे हुए हैं। कितने बजे हुए? दोपहर के 12। अगर हम इसके पूर्व में बढ़ते हैं, इस तरफ जाते हैं पूर्व में, तो प्रत्येक डिग्री पर कितने मिनट का अंतर आएगा? 4 मिनट का। अगर हम 1 डिग्री ईस्ट की बात करें तो 1 डिग्री ईस्ट पर इस समय 12:04 हो रहे होंगे। 2 डिग्री ईस्ट की अगर हम चर्चा करें तो 2 डिग्री ईस्ट पर इस समय 12:08 हो रहे होंगे। और अगर हम चलें 10 डिग्री ईस्ट पर तो 10 डिग्री ईस्ट पर इस समय 12:40 हो रहे होंगे। यानी कि प्रत्येक 1 डिग्री पूर्व में जाने पर समय में 4 मिनट का अंतर आएगा। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। अगर हम पश्चिम में चलें इसके तो 4 मिनट आप घटाते चलिए। क्या करते चलिए? घटाते चलिए। जिस समय 0 डिग्री पर 12 बज रहे होंगे, उसी समय 1 डिग्री जो वेस्ट की रेखा है,
1 डिग्री वेस्ट की रेखा, यहां समय 4 मिनट कम होगा, अर्थात यहां 11:56 का समय हो रहा होगा। जिस समय 1 डिग्री वेस्ट पर 11:56 का समय है, उसी समय 2 डिग्री वेस्ट की रेखा पर 11:52 का समय हो रहा होगा। और 10 डिग्री वेस्ट की ओर अगर हम चलें तो इस समय यहां पर 11:20 का समय हो रहा होगा, क्योंकि 10 × 4 बराबर 40 मिनट घट जाएंगे और 12 में से 40 मिनट घटेंगे तो 11:20 बचेगा। ये आपका पिछली क्लास में हमने आपको समझाया था। ये टाइम की कैलकुलेटिंग है। और अब इस चीज को समझाने का जो मुख्य उद्देश्य था वो था स्थानीय समय, मानक समय और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को अच्छी तरीके से समझना। यानी कि मैं आपको चाह रहा था कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। क्या चीज समझ में आए? स्थानीय समय, मानक समय और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। जैसा कि मैं सभी स्टूडेंट्स के कमेंट्स देख रहा हूं, उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीज आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। गुड्डी यादव जी गुड आफ्टरनून, मानसी मैम गुड आफ्टरनून, प्रियंका बंगा जी गुड आफ्टरनून, अंशी जी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, आ गए हैं हम। नीरज पंडित जी, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ चुका होगा। चलते हैं, कमेंट करके बताइए कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी अगर आपको आ रही है तो मैं आपकी कमेंट पर लगातार नजरें बनाए हुए हूं, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको समझाते हैं स्थानीय समय और मानक समय में क्या अंतर होता है। स्थानीय समय, सबसे पहले समझाते हैं स्थानीय समय क्या है। स्थानीय समय का मतलब होता है लोकल टाइम। क्या होता है स्थानीय समय का मतलब? क्या होता है? लोकल टाइम। किसी स्थान विशेष से होकर गुजरने वाली नियत देशांतर रेखा, यानी कि जो विशेष देशांतर रेखा किसी स्थान विशेष से होकर गुजर रही है, उसी देशांतर रेखा के अकॉर्डिंग अगर समय की कैलकुलेटिंग की जाए तो वो समय स्थानीय समय कहलाता है। एक दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी स्थान पर सूर्य की स्थिति के अनुसार निकाला गया समय स्थानीय समय कहलाता है। जैसे गांव में आपने देखा होगा कि हमारी माता जी घर में देख लेती हैं कि सूर्य की किरणें किस टाइम, मतलब किस टाइम पे किस जगह पे पड़ती हैं, उनको एक अनुमान हो जाता है, तो वो घड़ी बिना देखे ही सूर्य की किरणों के तिरछेपन या किस जगह पे पड़ रही है उस अनुसार से वो टाइम बता देती हैं। ठीक इसी प्रकार किसी स्थान विशेष पर सूर्य की स्थिति के अनुसार निकाला गया समय स्थानीय समय होता है। चूंकि भारत में लगभग 30 देशांतर रेखाएं हैं। कितनी? 30 देशांतर रेखाएं हैं। अतः भारत का जो सबसे पूर्वी राज्य है कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। और भारत का जो सबसे पश्चिमी राज्य है कौन सा? गुजरात। तो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के जो समय हैं उनमें 30 × 4 बराबर कितने मिनट का अंतर हो जाएगा? 120 मिनट का अंतर हो जाएगा। कितना अंतर होगा? 120 मिनट का अंतर होगा। यानी कि भारत के सबसे पूर्व और सबसे पश्चिम और सबसे पूर्व के बीच कितनी देशांतर रेखाएं हैं? 30। और इसमें अंतर कितना होगा समय में? 30 × 4 बराबर 120 मिनट। ये मैंने गुजरात की स्थिति आपको बताई और ये आपको बताई अरुणाचल प्रदेश की, क्योंकि यहां पर हम जो निकाल रहे हैं वो कौन सा समय निकाल रहे हैं? स्थानीय समय। और स्थानीय समय जो स्थान विशेष से होकर गुजरने वाली नियत देशांतर रेखा है उसके आधार पर कैलकुलेट किया जाता है, या सूर्य की स्थिति के आधार पर कैलकुलेट किया जाता है। इसके बाद अगर हम चर्चा करें मानक समय की, स्टैंडर्ड टाइम की, देखिए अगर हम किसी भी, उम्मीद करता हूं ये स्थानीय समय वाला टॉपिक भी आपको क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करता हूं ये स्थानीय समय वाला टॉपिक भी आपको क्लियर हो गया होगा। कुमार अमित जी नमस्ते, गोलू मोलू जी आपको समझ में आ गया है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। चलते हैं अगले उस पे चलते हैं। अब हम सीधे चर्चा करते हैं मानक समय की, स्टैंडर्ड टाइम की। किसकी चर्चा करनी है हमको? मानक समय, स्टैंडर्ड टाइम, मानक समय, स्टैंडर्ड टाइम। देखिए स्टैंडर्ड टाइम की अगर हम चर्चा करें
तो करनी ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर किसी देश से होकर बहुत सारी देशांतर रेखाएं गुजरती हैं तो इसका मतलब वहां पर लोकल टाइम बहुत सारे हो जाएंगे, जिसके कारण हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां स्थापित हो जाएंगी। ऑफिस जाने का टाइम अलग अलग स्थानों की घड़ी अलग अलग बताएगी, इसलिए कोई फिक्स टाइम पे ऑफिस नहीं पहुंच पाएंगे। हमारे सारे काम, जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है या राष्ट्रीय स्तर पर कोई बैठक होने वाली है तो उसमें भी पार्टिसिपेशन को लेकर हमारे दिमाग में भ्रम रहेगा। इसलिए स्थानीय समय को हम अपने जीवन का आधार नहीं बना सकते। इसीलिए हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि कम से कम पूरे देश में, कम से कम एक देश में तो कम से कम समय समान रहे। और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए ये कोई देश है और इस देश से होकर बहुत सारी देशांतर रेखाएं गुजरती हैं और सभी देशांतर रेखाओं पर आप जानते हैं कि स्थानीय समय का मान अलग अलग होगा। यानी कि अगर यहां पर 11 बजे हुए हैं तो इस पर 11:04 हो रहे होंगे, या 11:08 हो रहे होंगे, या 11:12 हो रहे होंगे, या 11:16 हो रहे होंगे, या 11:20 हो रहे होंगे, या 11:24 हो रहे होंगे, या 11:28 का समय होगा, और इसी प्रकार से यहां पर कुछ और समय रहा होगा। ये सब स्थानीय समय है। लेकिन हमको क्या करना है कि पूरे देश में एक ही समय रखना है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि इन सभी देशांतर रेखाओं में से किसी एक देशांतर रेखा को मानक रेखा मान लेते हैं, स्टैंडर्ड लाइन मान लेते हैं, और उस मानक रेखा का जो समय है उसी समय को पूरे देश में लागू कर दिया जाता है। मान लीजिए जो देश के बीचों बीच से होकर गुजरने वाली रेखा कौन सी है? ये। तो इसी रेखा को हम क्या मान लेते हैं? मानक रेखा मान लेते हैं, और इसका जो समय है 11:24, इसी को हम पूरे देश में लागू कर देते हैं। यानी कि यहां भी 11:24 और यहां भी 11:24, और इस प्रकार एक निश्चित समय निकल कर आ गया है, और उस समय, वो समय जो है वो पूरे देश में लागू कर दिया जाता है। और इसलिए अलग अलग समय की जो दिक्कत आ रही थी वो इस प्रकार समाप्त की जा सकती है। यह समय मानक समय कहलाता है, अर्थात किसी देश विशेष के लगभग मध्य से होकर गुजरने वाली रेखा को, देशांतर रेखा को मानक रेखा मानकर निकाला गया समय मानक समय कहलाता है। क्या कहलाता है? स्टैंडर्ड टाइम कहलाता है। अब जैसा कि हम भारत की चर्चा अभी कर रहे थे, अगर हम भारत की चर्चा करें तो देखिए भारत से होकर लगभग 30 देशांतर रेखाएं गुजरती हैं। भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है। इतना है भारत का देशांतरीय विस्तार। और इन देशांतर रेखाओं में से जो 82.5 डिग्री ईस्ट की देशांतर रेखा है, अर्थात जो देशांतर रेखा लगभग भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, उसी देशांतर रेखा को हम क्या मानते हैं? मानक रेखा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? स्टैंडर्ड लाइन मान लेते हैं। और इसी रेखा के अनुसार संपूर्ण भारत का समय निर्धारित कर दिया जाता है। ये रेखा इलाहाबाद में या प्रयागराज में नैनी नामक स्थान से होकर गुजरती है। यही रेखा भारत की मानक रेखा है, और इस रेखा का जो समय है वो ग्रीनविच रेखा से, कितना? ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे है। कितना है? 5.5 घंटे आगे। कैसे आया 5.5 घंटे आगे? इसको एक बार फिर देख लेते हैं, समय मापन पे चलते हैं हम। देखिए ये ग्रीनविच रेखा है 0 डिग्री की, और ये भारत की मानक रेखा है कितनी? 82.5 डिग्री ईस्ट की रेखा। हमें क्या करना है? इन दोनों रेखाओं के बीच डिग्रीज का अंतर निकालना है। यानी कि 82.5 माइनस 0 बराबर कितना आएगा? 82.5। और 1 डिग्री पर समय में कितना अंतर आता है? 4 मिनट का। तो 82.5 डिग्री पर कितने समय में अंतर आएगा? 82.5 इंटू 4 बराबर 330 मिनट। और 330 मिनट को जब घंटे में तब्दील करेंगे तो कितना आएगा? 5 घंटे 30 मिनट। चूंकि भारत की स्थिति ईस्ट में है, ग्रीनविच रेखा के किधर? पूर्व में, ईस्ट में, इसलिए भारत का समय क्या होगा? आगे होगा। और कितना आगे होगा? 5.5 घंटे आगे होगा। कितना आगे होगा? 5.5 घंटे आगे होगा। तो उम्मीद करता हूं तो इस प्रकार से आपको जो स्थानीय समय और मानक समय है, इन दोनों में अंतर बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा।
रोहतास जी को समझ में आ चुका है, थैंक यू सर। मेरी क्लास को बड़े आनंद से देखते रहिए। जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितना भी हो सकेगा अपने मन से पूरा आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आप बस थोड़ी सी मेहनत करिए, मुझे समय दीजिए, जितना हो सकेगा अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट को मैं समझाने का प्रयास करूंगा। अच्छा, बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा। चलते हैं अखिलेश जी, जय हिंद। बिल्कुल अखिलेश जी, जय हिंद जय हिंद। चलते हैं अगले उस पे, चलते हैं कॉन्सेप्ट पे। और अगला कॉन्सेप्ट जो आपके सामने आ रहा है वो है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन को समझना है, यह अक्षांश और देशांतर रेखाओं में आखिरी पॉइंट है, आखिरी कॉन्सेप्ट है। इसको अच्छी तरीके से आप समझने का प्रयास करिए। देखिए, ये रेखा भी एक काल्पनिक रेखा है। क्या है? काल्पनिक रेखा, यानी कि इमेजिनरी लाइन है ये रेखा। और इसको 180 डिग्री ईस्ट वेस्ट की देशांतर रेखा की, जो देशांतर रेखा है या याम्योत्तर रेखा है, उसके साथ साथ खींचा गया है, उसके साथ साथ खींचा गया है। ये काल्पनिक रेखा है और 180 डिग्री ईस्ट वेस्ट की रेखा के सहारे इसको खींचा गया है। और इस रेखा के आधार पर इंटरनेशनल डेट का निर्धारण होता है। किसका निर्धारण होता है? अंतरराष्ट्रीय तिथि का निर्धारण होता है। इसके पूर्व या पश्चिम में जाने पर समय में एक दिन का अंतर आ जाता है, 24 घंटे का अंतर आ जाता है। कितने का अंतर आएगा? 24 घंटे का। देखिए, ये 179 डिग्री वेस्ट है, ये 0 डिग्री है, और ये 179 डिग्री ईस्ट है। अगर हम 179 डिग्री वेस्ट को क्रॉस करके 179 डिग्री ईस्ट की तरफ आएंगे तो लगभग देशांतर रेखाओं में 360 डिग्री का अंतर हो जाएगा। कितना? 360 डिग्री का। और 1 डिग्री पर समय में कितना अंतर होता है? 4 मिनट का। तो 360 डिग्री पर कितना अंतर होगा? 360 इंटू 4 बराबर लगभग 24 घंटे का अंतर आ जाएगा। और यही कारण है कि जो 180 डिग्री, सॉरी ये 180 डिग्री है, 180 डिग्री ईस्ट वेस्ट की रेखा के इधर जाएं या उधर जाएं, दोनों स्थितियों में 24 घंटे का अंतर आता है। और यही कारण है कि 180 डिग्री ईस्ट वेस्ट की रेखा के सारे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को खींचा गया है। कई एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि इंटरनेशनल डेट लाइन किस देशांतर रेखा के सहारे खींची गई है। तो याद रखिएगा, विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को 180 डिग्री ईस्ट वेस्ट की रेखा के पैरेलल खींचा गया है। क्या खींचा गया है? पैरेलल खींचा गया है। यदि हम 180 डिग्री ईस्ट वेस्ट की देशांतर रेखा या अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करते हुए उसके पश्चिम की ओर जाते हैं, किस ओर जाते हैं? पश्चिम की ओर जाते हैं, तो एक दिन जोड़ लिया जाता है। और अगर हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करते हुए पूर्व की ओर जाते हैं तो एक दिन घटा लिया जाता है, जिससे कि समय में बैलेंस बना रहे। क्या बना रहे? समय में बैलेंस बना रहे। चलते हैं, देखिए एक पॉइंट की ओर चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा आपको क्लियरली अच्छी तरीके से दिखाते हैं। उम्मीद करता हूं मुझे आपको क्लियरली अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा दिखाई दे रही होगी। यहां पर आप देख सकते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को 180 डिग्री ईस्ट वेस्ट की रेखा के सारे खींचा गया है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को 3 जगहों पर, कितनी जगहों पर? 3 जगहों पर मोड़ा गया है। मान लीजिए कोई अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा अगर किसी एक देश के बीच से गुजर रही हो तो एक ही देश में 2 तिथि हो सकती है। यानी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से इधर जाएंगे तो समय 24 घंटे कम या ज्यादा, और इधर जाएंगे तो फिर 24 घंटे कम या ज्यादा, यानी कि एक ही देश में 2 तिथि हो सकती हैं। इसलिए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जब कभी किसी विशेष देश से गुजर रही होगी तो उसको हमने मोड़ दिया है। कितनी जगहों पर मोड़ा है? 3 जगहों पर मोड़ा है। देखिए, देखते हैं इधर, ये रूस का साइबेरियाई भाग है, और जो 180 डिग्री की जो देशांतर रेखा थी, 180 डिग्री की जो देशांतर रेखा थी, वो देखिए सीधे सीधे ये जा रही है। रूस का साइबेरियाई भाग
क्या हो रहा है, कट रहा है, बीच में दो भागों में बट रहा है। इसलिए हमने क्या किया कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को 180 डिग्री की रेखा से थोड़ा मोड़ दिया, साइबेरियाई भाग को एक साथ रखने के लिए। बेरिंग सागर में इसको किस दिशा में मोड़ा गया, पूर्व दिशा में मोड़ा गया। इसके बाद पुनः 180 डिग्री के साथ साथ आए, आगे बढ़े तो देखिए यूएसए के एल्यूशन द्वीप आपको दिखाई दे रहे हैं, और यूएसए के एल्यूशन द्वीपों को बचाने के लिए, यानी कि सभी एल्यूशन द्वीपों को एक साथ रखने के लिए पुनः इस देशांतर रेखा को थोड़ा मोड़ा गया। किस दिशा में मोड़ा गया, पश्चिम दिशा में मोड़ा गया। 180 डिग्री ईस्ट वेस्ट की देशांतर रेखा से पश्चिम दिशा में मोड़ दिया गया। पुनः 180 डिग्री ईस्ट वेस्ट के साथ साथ आए, आगे बढ़े तो यहां पर नीचे आपको न्यूजीलैंड और फिजी के कुछ द्वीप देखने को मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं, न्यूजीलैंड और फिजी के द्वीप देखने को मिल रहे हैं। और न्यूजीलैंड और फिजी के जब द्वीपों को हम देखेंगे, न्यूजीलैंड और फिजी के जब द्वीपों को हम देखेंगे तो क्या होगा, बीचों बीच से होकर गुजर रही है 180 डिग्री ईस्ट वेस्ट की रेखा। इसलिए हमने इसको पुनः पूर्व की ओर, थोड़ा सा पूर्व की ओर मोड़ दिया। किस ओर मोड़ दिया, पूर्व की ओर मोड़ दिया। और इस प्रकार ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है 180 डिग्री ईस्ट वेस्ट की रेखा से 3 जगहों पर विक्षेपित हुई, 3 जगहों पर मुड़ी। मैंने इसको दोबारा से आपको समझाऊंगा, अगर आपको इंक में थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही हो तो आप दोबारा देखिए। ये पहली चीज, रूस के साइबेरियाई भाग को बचाने के लिए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री ईस्ट वेस्ट की रेखा से पूर्व में मोड़ी गई। इसके बाद यूएसए के जो एल्यूशन द्वीप हैं, इनको एक साथ रखने के लिए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पश्चिम की दिशा में मोड़ा गया, अंतर 180 डिग्री ईस्ट वेस्ट की रेखा से। फिर हम साथ साथ चले 180 डिग्री ईस्ट वेस्ट के, और थोड़ा सा आगे जाकर न्यूजीलैंड और फिजी के सारे द्वीपों को एक साथ रखने के लिए हमने अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को 180 डिग्री ईस्ट वेस्ट की रेखा से पूर्व में मोड़ दिया। क्या मोड़ दिया, पूर्व में मोड़ दिया। इस प्रकार 3 जगहों पर 180 डिग्री ईस्ट वेस्ट की रेखा से अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को 3 जगहों पर मोड़ा गया, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। उम्मीद करता हूं ये अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लियरली समझ में आ गया होगा। आपके कमेंट एक बार देख लेते हैं। जूम करें, जूम देखिए अब आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है। मैंने जूम किया इसको, ठीक है। प्रियंका जी समझ में आ गया, थैंक यू वेरी मच। नित्या जी जूम कर दिया है मैंने, एक बार फिर मैं आपको समझाता हूं। मैं एक बार जूम करके दोबारा से आपको समझाता हूं। देखिए मैंने अभी अभी आपको समझाया है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री ईस्ट वेस्ट की रेखा के सारे खींची गई है, लेकिन एक देश में 2 तिथियां न हो, इसलिए जहां कहीं 180 डिग्री ईस्ट वेस्ट की रेखा किसी देश के बीचों बीच से होकर गुजर रही है तो हमने वहां अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को थोड़ा सा मोड़ दिया है। और ऐसी स्थिति 3 बार बनी है। देखिए रूस का ये जो भाग है, ये रूस का साइबेरियाई भाग है। कौन सा भाग है, साइबेरियाई भाग है। और साइबेरियाई भाग के बीचों बीच से होकर गुजर रही थी कौन सी रेखा, बीचों बीच से होकर कौन सी रेखा गुजर रही थी, साइबेरियाई भाग के बीचों बीच से होकर गुजर रही है 180 डिग्री ईस्ट वेस्ट की रेखा। लेकिन इसको बचाने के लिए 2 तिथियां न हो, इसलिए हमने क्या किया कि एक जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है उसको मोड़ दिया। किस दिशा में, पूर्व दिशा में। फिर हम 180 डिग्री के साथ साथ आए, लेकिन यहां यूएसए के एल्यूशन द्वीप जो है वो कट रहे हैं।
और इनको कटने से बचाने के लिए यानी एल्यूशियन द्वीपों में दो तिथियों की स्थिति से बचाने के लिए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को 180 डिग्री की रेखा से पुनः पश्चिम में मोड़ा गया। इसके बाद फिर हम साथ साथ आए, साथ साथ बढ़े, लेकिन यहां पर आकर न्यूजीलैंड और फिजी के द्वीपों के बीच से होकर गुजर रही है 180 डिग्री ईस्ट वेस्ट की रेखा, इसलिए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को 180 डिग्री ईस्ट वेस्ट की रेखा से पुनः पूर्व दिशा में मोड़ा गया। किस दिशा में? पूर्व दिशा में मोड़ा गया। और इस प्रकार 3 जगहों पर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा में विचलन हुए हैं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। अब उम्मीद करता हूं जूम भी कर दिया और इसके बाद अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच अंकित जी, आपकी समझ में आ गया है, थैंक यू। चलते हैं हम अगले कॉन्सेप्ट की ओर, और अगला कॉन्सेप्ट नया चैप्टर है जिसको हम कहते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। क्या? इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। देखिए, इस टॉपिक को आपको बड़े आराम से समझना है। लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स नामक टॉपिक मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया, अपना हर प्रयास किया कि आपकी अच्छी तरीके से वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, सारी की सारी चीजें आपको समझ में आ जाए। इसके बाद एक नए टॉपिक पे चल रहे हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल से, जीरो लेवल से आपको पढ़ाऊंगा। इधर उधर की बातों में, इधर उधर की कमेंट्स पर ध्यान न दें, सीधे चलते हैं हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अखिलेश जी, बिल्कुल ये क्लास जूनियर लेवल के लिए भी है। एसएसटी में जूनियर लेवल पे यहां पर जो मैं समझा रहा हूं पृथ्वी की आंतरिक संरचना, उससे भी काफी क्वेश्चन पुटअप होंगे, निश्चित तौर पर होंगे। इसलिए जूनियर प्राइमरी न देखिए, इसको समझने का प्रयास करिए। जो मैं यहां समझा रहा हूं इसको मैं जितना डिटेल में हो सकता है उतना समझाने का आपको प्रयास कर रहा हूं। चलिए अंकित जी, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम पृथ्वी की ऊपरी सतह पर, भूपर्पटी पर, क्रस्ट पर रहते हैं, और अभी हम क्रस्ट के ऊपर क्या क्या चीजें हैं इस चीज को अच्छी तरीके से नहीं जान पाए। लेकिन यहां इस चैप्टर में चर्चा करनी है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना या इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ कैसा है। आखिरकार अगर हम कोई भी, देखिए, कोई भी प्रत्यक्ष स्रोत नहीं है, कोई भी ऐसा डायरेक्ट सोर्स नहीं है जिसकी सहायता से हम सीधे प्रत्यक्ष तौर पर पृथ्वी के अंदर की संरचना को देख सकें। जी हां, कुछ इनडायरेक्ट सोर्सेस जरूर हैं जिनकी सहायता से हम पृथ्वी के इंटीरियर स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, समझने का प्रयास कर सकते हैं। देख नहीं सकते, पृथ्वी के इंटीरियर स्ट्रक्चर को समझने का प्रयास कर सकते हैं। ऐसे कैसे सोर्सेज हैं? इनडायरेक्ट सोर्सेज हैं, डायरेक्ट सोर्सेज हमारे पास नहीं है। अगर इनडायरेक्ट सोर्सेज की बात करें तो वो चीज, वो खलबली हमारे दिमाग में कैसे मची कि पृथ्वी के अंदर क्या क्या है, पृथ्वी के अंदर परतें हो सकती है, ये चीज हमारे दिमाग में कैसे आई? कुछ चीजें हैं, उनको जानने के पश्चात हमको लगा कि पृथ्वी के अंदर परतें अलग अलग है, यानी कि पूरी पृथ्वी एक परत से नहीं बनी है, कुछ अलग अलग परतें हैं, और उन परतों की ओर हमारा ध्यान गया कुछ आधारों पर। देखिए, वो 2 आधार हैं। पहला आधार है प्राकृतिक और दूसरा आधार है अप्राकृतिक। यानी कि कुछ सोर्सेज जिनके आधार पर हम अनुमान लगाते हैं कि पृथ्वी के अंदर एक परत नहीं है, वो कुछ नेचुरल हैं और कुछ आर्टिफिशियल हैं। वो देखिए कौन कौन सी चीजें हैं, उनकी चर्चा हमें करनी है, और चर्चा करना स्टार्ट करते हैं हम। आपसे ही हम सीधे सीधे बात करेंगे, चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज अगर हम चर्चा करें, पहली चीज कौन सी है? घनत्व, डेंसिटी। क्या? घनत्व, डेंसिटी। अगर हम देखें पृथ्वी की ऊपरी परत यानी कि क्रस्ट जो है, उसके घनत्व की अगर हम चर्चा करें तो उसका ऊपरी परत का जो
ऊपरी क्षेत्र जो है पृथ्वी का, उसका जो घनत्व है वो 3.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, या ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। और अगर हम पूरी पृथ्वी की अगर हम चर्चा करें कि पूरी पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, तो लगभग 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब निकलकर आता है पूरी पृथ्वी का घनत्व। और अगर हम पृथ्वी के अंतरतम की यानी कि सबसे आंतरिक भाग की बात करें कि पृथ्वी के आंतरिक भाग का घनत्व कितना है, तो वो आंतरिक भाग का घनत्व जो निकल कर आता है, अंतरतम का जो घनत्व निकल कर आता है वो लगभग 13 के आसपास, 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के आसपास निकल कर आता है। इसका मतलब पृथ्वी के अलग अलग जगहों पर, पृथ्वी के अंदर अलग अलग जगहों पर अलग अलग घनत्व की कल्पना की गई है, यानी कि अलग अलग घनत्व हो सकता है। इससे हमारे दिमाग में एक पॉइंट जाता है कि पृथ्वी के अलग अलग जगहों पर अलग अलग घनत्व है। इसका मतलब पृथ्वी के अंदर एक परत नहीं, परतें भिन्न भिन्न हैं। क्या है? डिफरेंट परतें हैं। उम्मीद करता हूं अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। रेनू मैम समझ में आ रहा है? जी बिल्कुल बिल्कुल। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और दूसरा जो पॉइंट, दूसरा जो फैक्टर है जिसके आधार पर हम पृथ्वी के अंदर परतों का अनुमान लगाते हैं, वो दूसरा फैक्टर है प्रेशर या दबाव। क्या है? दबाव या प्रेशर। क्या है? दबाव या प्रेशर। देखिए, अगर ये पृथ्वी है, अगर पृथ्वी के इस पॉइंट की चर्चा करें तो इस पर पृथ्वी की इतनी सारी चट्टानें, इतनी सारी ऊपर के पदार्थ दबाव लगा रहे होंगे, प्रेशर, वजन लगा रहे होंगे अपना। जाहिर सी बात है, दबाव इस पॉइंट के मुकाबले इस जगह पर थोड़ा सा ज्यादा होगा। थोड़ा और अंदर आए तो इस पर इतनी सारी चट्टानें ऊपर से बल लगा रही हैं, यानी कि इस पॉइंट का जो प्रेशर है वो यहां से भी ज्यादा है। थोड़ा और अंदर गए, इस पर इतनी सारी चट्टानें बल लगा रही हैं, इसका मतलब इस जगह पर अगर हम बात करें तो इस जगह का प्रेशर इसके और इसके मुकाबले सबसे ज्यादा है। इसका मतलब पृथ्वी के जैसे जैसे गहराई में जा रहे हैं, प्रेशर के बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है, यानी कि अलग अलग जगहों पर प्रेशर भी अलग अलग है। इसका मतलब हमारे दिमाग में आया कि निश्चित तौर पर पृथ्वी के अंदर परतें भी अलग अलग हैं। क्या है? परतें भी अलग अलग हो सकती हैं। इसके बाद आगे बढ़े, तीसरा फैक्टर जो हमें हमारे दिमाग में ये सूचना डालता है कि पृथ्वी के अंदर परतें हैं, अलग अलग परतें हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में सब कुछ एक जैसा नहीं है, वो तीसरा फैक्टर है टेम्परेचर, तापमान। देखिए, तापमान। देखिए, सामान्य रूप से पृथ्वी के अंदर जाने पर प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज होता है, बढ़ता है। प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर। लेकिन यह एक जैसा नहीं रहता है। जैसे जैसे गहराई बढ़ती चली जाती है, यह तापमान के जो बढ़ने की दर है वो गिरती चली जाती है। वो तापमान के बढ़ने की दर जो है वो गिरती चली जाती है। पहले 100 किलोमीटर तक अगर हम देखें, पहले 100 किलोमीटर की गहराई तक तापमान में जो वृद्धि होती है वो 1 किलोमीटर अंदर जाने पर 12 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। कितनी? 12 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है 1 किलोमीटर की गहराई पर जाने पर। प्रथम प्रारंभिक 100 किलोमीटर का आंकड़ा है। इसके बाद अगर हम थोड़े से और नीचे गए, यानी कि 100 से 300 किलोमीटर की गहराई के बीच की बात करें, तो ये जो तापमान में वृद्धि की दर है वो गिर जाती है और क्या हो जाती है? प्रत्येक 1 किलोमीटर पर 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि रह जाती है, मात्र 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि रह जाती है। और 300 किलोमीटर की गहराई के बाद की गहराई के बाद आंकड़ा प्रत्येक किलोमीटर पर कितनी वृद्धि होती है? 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि रह जाती है, मात्र 1 डिग्री सेल्सियस की।
इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे हम गहराई पे जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, तापमान की जो वृद्धि दर है वो गिरती चली जा रही है। वो क्या है? गिरती चली जा रही है। यानी कि सब कुछ पृथ्वी के अंदर एक जैसा नहीं है। पृथ्वी के अंदर क्या है? परतें हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं? परतें हो सकती हैं। इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स भी हैं जिसके आधार पर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने का प्रयास करते हैं, और वो कुछ सटीक आंकड़े हैं, और वो सटीक आंकड़े हमको प्राप्त होते हैं ज्वालामुखी और भूकंप के आधार पर। किसके आधार पर? ज्वालामुखी और भूकंप के आधार पर। कुमार अमित जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। रेणु यादव जी, सीडीपी की क्लास आज 5 बजे होगी। मुस्कान जी आपको समझ में आ रहा है, थैंक यू। सभी खामा-खा की कमेंट्स को छोड़कर क्लास लीजिए, क्लास में पढ़ने पर ध्यान लगाइए। मैं पूरी तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, इधर उधर की बातों पर ध्यान ना लगाएं, सिर्फ और सिर्फ किस पे ध्यान लगाएं? पढ़ने पर। रोहतास जी पढ़ने पर ध्यान दीजिए, पढ़ने पर ध्यान दीजिए प्लीज। ओके, आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं, चर्चा करते हैं हम कुछ अदर फैक्टर्स की जिनकी सहायता से हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को अच्छी तरीके से जान सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं। और वो है, देखिए, पहला है ज्वालामुखी, वॉल्केनो। और ज्वालामुखी क्रिया के दौरान आप देखते हैं कि पृथ्वी के अंदर से, पृथ्वी के भूगर्भ से तप्त मैग्मा पृथ्वी के धरातल पर प्रस्फुटित होता है, यानी कि पृथ्वी के धरातल पर आता है, बहुत गर्म मैग्मा आता है। और गर्म मैग्मा की सहायता से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर एक परत ऐसी है जो अर्ध तरल अवस्था में है। कैसी अवस्था में? अर्ध तरल अवस्था में, जहां से ये मैग्मा उठकर ऊपर आ रहा है। और पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जो सबसे सटीक जानकारी हमको मिलती है, वो मिलती है भूकंपीय तरंगों का अध्ययन करके। किसके आधार पर? भूकंपीय तरंगों के आधार पर। भूकंपीय तरंगों के आधार पर देखिए, भूकंप के दौरान निकलने वाली तरंगों का अध्ययन हम सीस्मोग्राफ नामक यंत्र से करते हैं। किससे करते हैं? सीस्मोग्राफ नामक यंत्र से करते हैं। और पृथ्वी के प्रत्येक गहराई पर पी तरंग की स्पीड क्या थी, एस तरंग कहां तक गई, कहां तक नहीं गई, पी तरंग की स्पीड में परिवर्तन कहां आया, इस सारी की सारी चीजों की हम जो चर्चा है, जो रीडिंग है, हम सीस्मोग्राफ नामक यंत्र से निकाल सकते हैं। और इन भूकंपीय तरंगों के अध्ययन के आधार पर ही हमने पृथ्वी के अंदर कुछ परतों की गणना की है, कुछ परतों का अनुमान लगाया है, और उन्हीं परतों के बारे में इस टॉपिक के अंतर्गत चर्चा करना है। लेकिन सबसे पहले हम समझेंगे कि भूकंपीय तरंगें कितने प्रकार की हैं। कितने प्रकार की हैं भूकंपीय तरंगें? बताइए फटाफट से। भूकंपीय तरंगें 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। देखिए, प्राथमिक तरंग या प्राइमरी वेव्स, दूसरी द्वितीयक तरंग या सेकेंडरी वेव्स, और तीसरी है दीर्घावधि तरंग या लॉन्ग पीरियड वेव्स। इसको पी वेव्स बोलते हैं, इसको एस वेव बोलते हैं, और इसको एल वेव्स बोलते हैं। जो प्राथमिक तरंग है, किसकी? भूकंपीय तरंगों में जो प्राइमरी वेव है, इसकी स्पीड, इसकी जो गति है, वो क्या है? सर्वाधिक होती है। इसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है। क्या है? पी तरंग की गति सबसे ज्यादा होती है। और ये पी तरंग जो है वो ठोस में तीव्र और तरल में मंद गति से चलती है। मंद गति से चलती है। ये इसकी विशेषता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक है। किसका? पी तरंग का। पी तरंग की ये विशेषता है कि ये, पहली बात तो ये कि पी तरंग की गति तीनों भूकंपीय तरंगों में सबसे ज्यादा है, और ये ठोस में अत्यधिक तीव्र गति से और तरल में मंद गति से चलती है। इस तरंग की अगर हम द्वितीयक वेव, सेकेंडरी वेव्स की चर्चा करें, सेकेंडरी और ट्रांसवर्स वेव्स,
प्रकाश तरंग की भांति चलती है। इसकी गति p से कम और l से ज्यादा है। इसकी गति क्या है? p से कम है और l से ज्यादा है। और ये केवल ठोस में चलती है, और तरल में ये गायब हो जाती है, विलुप्त, इनविजिबल हो जाती है। तरल में गायब हो जाती है। तरल में क्या हो जाती है? ये गायब हो जाती है। और अगर हम चर्चा करें तीसरे प्रकार की तरंगों की, तो तीसरे प्रकार की तरंगें दीर्घावधि तरंगें, लॉन्ग पीरियड वेव्स हैं। इनकी गति सबसे कम है, इनकी गति सबसे कम है, सबसे कम, P से भी और S से भी। और ये धरातल के केवल ऊपरी भागों पर चलती हैं। किस पे चलती हैं? धरातल के केवल ऊपरी भागों में चलती हैं। और ऊपरी भागों में चलने के साथ साथ सर्वाधिक प्रभाव उत्पन्न करती हैं, इसलिए सर्वाधिक विनाशकारी तरंग भी है, सबसे ज्यादा विनाशकारी तरंग भी है। और पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए हमें P और S तरंगों का हमने बार बार अध्ययन किया। जहां कहीं भी भूकंप आए तो P और S तरंगों का अध्ययन हमने सीस्मोग्राफी यंत्र की सहायता से किया। पृथ्वी के अंदर कहां P तरंग की स्पीड में परिवर्तन आया, कहां से कहां तक P तरंग की स्पीड लगभग समान रही, कहां थोड़ा बहुत परिवर्तन आया, कहां मेजर परिवर्तन आया, S तरंग कहां तक गई और कहां पर जाकर विलुप्त हो गई, इन सारी चीजों का हमने अध्ययन किया। और अध्ययन करने के बाद कुछ निष्कर्ष निकाले गए। क्या निकाले गए? निष्कर्ष निकाले गए। देखिए, P तरंग की स्पीड में कहां परिवर्तन आया, कहां लगभग समान रही, S तरंग कहां पर गई, कहां गायब हो गई। इन सारी चीजों के अध्ययन के आधार पर इंटरनेशनल यूनियन फॉर जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स यानी कि IUGG नामक संगठन ने इन 3 तरंगों के अध्ययन के आधार पर कुछ निष्कर्ष निकाले हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। उन चीजों को हम समझाने जा रहे हैं, तब तक आपके थोड़े से कमेंट देख लेते हैं। गोलू मोलू जी समझ में आ रहा है, निशु मैम को समझ में आ रहा है, रेणु यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग मेरी तरफ बिल्कुल कंसंट्रेट होकर देख रहे हैं, सब अच्छी तरीके से समझने का प्रयास कर रहे हैं। थैंक यू, मुझे भी अच्छा लग रहा है। अगर आप इसी प्रकार से कंसंट्रेट होकर पढ़ने का प्रयास करेंगे तो मैं भी आपको पूरे दिल से पढ़ाने का प्रयास करूंगा। चलिए, प्रिया जी अभी अभी तो हमने बताया आपको इनडायरेक्ट सोर्सेज ही तो हैं ये सारी चीजें जो अभी अभी हमने बताए थे। दबाव, घनत्व, तापमान, ये सारी की सारी चीजें इनडायरेक्ट सोर्सेज ही हैं। ठीक है, ओके, बढ़ते हैं आगे। तो IUGG नामक संगठन ने क्या किया? IUGG नामक संगठन ने भूकंपीय तरंगों के अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि पृथ्वी के अंदर कितनी परतें पाई जाती हैं? 3। पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर में कितनी परतें हैं? 3। देखिए वो परतें कौन कौन सी हैं? ये 3 परतें पृथ्वी के अंदर। पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है उसको नाम दिया गया क्रस्ट का। पृथ्वी की जो मध्यवर्ती परत है उसको नाम दिया गया मेंटल का। और पृथ्वी की जो आंतरिक परत है उसको नाम दे दिया गया क्रोड का। किसका नाम दिया गया? क्रोड का, कोर का। देखिए, क्रस्ट, मेंटल, क्रोड, इस प्रकार 3 परतें निकल कर आई हमारे सामने। कितनी परतें? 3 परतें निकल कर आई। देखिए, क्रस्ट की जो गहराई है वो IUGG ने, देखिए इसको मैं थोड़ा सा एक हिस्सा यहां से और एक हिस्सा यहां से इस प्रकार लेके इस जगह पर आपको और अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं। क्रस्ट की जो गहराई मानी गई वो IUGG नामक संगठन ने लगभग
0 से 30 किलोमीटर तक मानी है। कितनी मानी है? 30 किलोमीटर तक। लेकिन कुछ अन्य सोर्सेज इसकी गहराई 100 किलोमीटर के आसपास मानते हैं, जैसे कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत इस जो पृथ्वी का क्रस्ट है उसकी गहराई लगभग 100 किलोमीटर के आसपास मानता है। लेकिन IUCN नामक संगठन ने इसकी गहराई कितनी बताई क्रस्ट की? 30 किलोमीटर। कितनी? 30 किलोमीटर। इसका नाम क्या रखा गया? क्रस्ट। क्रस्ट के बाद थोड़ा अंदर गए तो 2900 किलोमीटर की गहराई तक। कितना? 2900 किलोमीटर की गहराई तक। 30 से 2900 किलोमीटर की गहराई तक आपको जो क्षेत्र देखने को मिल रहा है वो माना गया है मेंटल। क्या माना गया? मेंटल। और 2900 से लगभग 6371 किलोमीटर की गहराई तक जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है उसको माना गया क्रोड। क्या माना गया? क्रोड या कोर। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? क्रस्ट। मध्यवर्ती परत कौन सी है? मेंटल। और सबसे आंतरिक परत कौन सी है? क्रोड। बोलिए जल्दी से, समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी फटाफट कमेंट करके बताइए मुझे। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। भाइयों बहनों, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलते हैं प्रिया मैम, मैंने मोदी की तरह बोल दिया है। पूजा जी चलते हैं, हम अग्रसर होते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो क्रस्ट, मेंटल और क्रोड, तीनों चीजें आपकी समझ में आई होंगी। देखिए क्रस्ट जो है ज्यादातर इसका जो मुख्यतः जो क्रस्ट मिलकर बना है वो किससे? सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलकर बना है। इसीलिए क्रस्ट को हम क्या बोलते हैं? श्याल परत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्याल परत बोलते हैं। इसके बाद जो मेंटल है वो उसका जो प्रधानतः जो मेंटल जिस चीज से मिलकर बना है वो सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बनता है। किससे? सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बनता है। इसीलिए इस परत को हमने क्या नाम दे दिया? सीमा परत। क्या नाम दिया? सीमा परत नाम दिया। और जो क्रोड है वो प्रधानतः मिलकर बनता है निकेल और फेरस यानी कि लोहे से। इसीलिए हमने क्रोड को नाम दे दिया क्या? निफे परत। क्या नाम दिया? निफे परत। आपकी यूपी टेट परीक्षा के अंतर्गत 2 या 3 बार यह प्रश्न पूछा गया जूनियर और प्राइमरी लेवल्स पर कि निफे परत किसे कहा जाता है? किसको? निफे परत किसको कहा जाता है? तो आप उत्तर क्या लगाएंगे? क्रोड को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें निकेल और फेरस की प्रधानता है। इसलिए सिलिका और एल्यूमिनियम की प्रधानता किसमें? क्रस्ट में। सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता किसमें? मेंटल में। और निकेल और फेरस की प्रधानता किसमें? क्रोड में। क्रस्ट का विस्तार कितना? 0 से 30 किलोमीटर की गहराई तक लगभग। मेंटल का विस्तार कितना? 30 से 2900 किलोमीटर की गहराई तक लगभग। और क्रोड का विस्तार कितना? 2900 से 6371 किलोमीटर की गहराई तक लगभग। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इन तीनों परतों में सबसे ज्यादा द्रव्यमान और सबसे ज्यादा आयतन जिस परत का है वो परत है कौन सी? मेंटल। कौन सी परत है? मेंटल। अब इस चैप्टर से आने वाले क्वेश्चंस पे सीधे सीधे चलते हैं। हम सबसे पहले इन तीनों परतों की रिलेटिवली इन तीनों परतों को देखते हैं। किस परत का द्रव्यमान कितना है, किस परत का पूरी पृथ्वी के मुकाबले आयतन कितना है। चलते हैं थोड़ा सा अग्रसर आगे बढ़ते हैं। देखिए परत, दूसरी तरफ द्रव्यमान और फिर आयतन, वॉल्यूम। 3 चीजों की चर्चा हम करने जा रहे हैं। पहली परत है क्रस्ट, दूसरी है मेंटल और तीसरी है क्रोड। अगर हम मेंटल के द्रव्यमान की बात करें तो मेंटल का द्रव्यमान है पूरी पृथ्वी का 67.8%। अगर हम क्रोड के द्रव्यमान की बात करें तो क्रोड का द्रव्यमान पूरी पृथ्वी का लगभग 32% है। और बचा जो क्रस्ट का द्रव्यमान है वो मात्र 0.2% है। कितना? मात्र 0.2%। इसलिए इसके मतलब क्या है कि सबसे ज्यादा द्रव्यमान किस परत का है? मेंटल का। अगर हम वॉल्यूम की, द्रव्यमान की इंग्लिश क्या होती है? मास। परत मतलब लेयर। और आयतन की इंग्लिश क्या है? वॉल्यूम।
अगर हम वॉल्यूम या आयतन की चर्चा करें तो मेंटल का जो आयतन है वो है पूरी पृथ्वी का लगभग 83.5%, और जो क्रोड का जो वॉल्यूम है वो लगभग 16% है, और बचा 0.5% वॉल्यूम किसका निकल कर आता है? क्रस्ट का। इसका मतलब सबसे ज्यादा द्रव्यमान और सबसे ज्यादा आयतन वाली परत कौन सी है? मेंटल है। बोलिए कौन सी परत है सबसे ज्यादा द्रव्यमान और आयतन वाली? मेंटल। बोलिए फटाफट से, मेंटल। सबसे ज्यादा द्रव्यमान आयतन किसका है? मेंटल नामक परत का। जल्दी से जल्दी इसको नोट डाउन करिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही अच्छी चीज मैंने आपको बताई है। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस की ओर चलते हैं जो डायरेक्टली इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ से डायरेक्टली पूछे जाते हैं, और वो क्वेश्चन है, देखिए हम बढ़ रहे हैं आगे। वो क्वेश्चन है, देखिए, पृथ्वी के क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं? पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं? द मेन एलिमेंट्स इन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ, ये हमें बताना है। तो देखिए सबसे ज्यादा जो तत्व पाया जाता है पृथ्वी के क्रस्ट में वो है ऑक्सीजन। कितना? कौन सा? ऑक्सीजन। और इसका परसेंटेज कितना है? लगभग 46%। संपूर्ण क्रस्ट में लगभग 46% ऑक्सीजन नामक तत्व पाया जाता है। इसके बाद दूसरा सिलिकॉन, और तीसरा एल्यूमिनियम। ये पृथ्वी के क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व हैं, और इनमें जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है वो ऑक्सीजन से है। किससे? ऑक्सीजन से। विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। चलते हैं, अग्रसर होते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। और अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, संपूर्ण पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व या एलिमेंट्स। संपूर्ण पृथ्वी में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन से तत्व पाए जाते हैं? अभी हमने क्रस्ट की चर्चा की, तो अगर हम बात करें संपूर्ण पृथ्वी की, तो संपूर्ण पृथ्वी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो तत्व है वो लोहा है, आयरन है। कौन सा? आयरन। इसकी मात्रा संपूर्ण पृथ्वी में लगभग कितनी पाई जाती है? 35%। कितने परसेंट पाई जाती है? बोलिए फटाफट से, कमेंट करके बताइए। 35%। और दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन, बोलिए फटाफट, ऑक्सीजन। और तीसरे नंबर पे जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है वो कौन सा है? सिलिकॉन। कौन सा? सिलिकॉन। ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना से अक्सर कर पुटअप होते हैं। श्याल परत किसे कहते हैं? क्रस्ट को। सीमा परत किसे कहते हैं? मेंटल को। निफे परत किसको कहते हैं? क्रोड को। सब क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। और संपूर्ण पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? लोहा। बोलिए कौन सा है? लोहा। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। जी, सबको समझ में आ रहा है। थैंक यू वेरी मच। सभी स्टूडेंट्स ध्यान से पढ़ें, अनावश्यक कमेंट्स पर ध्यान न दें, सीधा अपना फोकस केवल और केवल पढ़ाई पर ही करें। किस पे करेंगे फोकस? पढ़ाई पर, इधर उधर की कमेंटों पर नहीं, आपस में बातचीतों पर नहीं। पढ़ाई पर कमेंट करना है जिससे सिलेक्शन हो। आपस में बातचीत करोगे तो कुछ भी हाथ में नहीं लगेगा, मेरी मेहनत भी बेकार हो जाएगी। इसलिए किस पे ध्यान देना है? स्टडी पर। चलते हैं, सीधे आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि पृथ्वी की 3 परतें हैं, और 3 परतें कौन सी हैं? क्रस्ट, मेंटल, क्रोड। क्रस्ट, मेंटल, क्रोड। देखिए अगर हम चर्चा करें तो देखिए पी तरंग की स्पीड
इस पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाकर कम हो जाती है। पी तरंग की स्पीड क्या हो जाती है? पी तरंग की गति क्या हो जाती है? कम हो जाती है, स्पीड कम हो जाएगी। और इसी क्षेत्र में एस तरंग गायब हो जाएगी। क्या हो जाती है? गायब। जब सीस्मोग्राफ यंत्र की सहायता से हम भूकंपीय तरंगों का अध्ययन करते हैं तो यह निष्कर्ष निकल कर आता है कि पृथ्वी का जो सबसे आंतरिक भाग है, जिसे कोर कहते हैं, जिसे क्रोड कहते हैं, वो कोर या क्रोड में पी तरंग की स्पीड कम हो जाती है और एस तरंग गायब हो जाती है। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सीधा मतलब है, इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि पृथ्वी का क्रोड कैसी अवस्था में है? तरल अवस्था में। कैसी अवस्था में? तरल अवस्था में। लेकिन ऊपर से बहुत ज्यादा दबाव भी रहा होगा, इसलिए हम इसको तरल नहीं अर्ध तरल अवस्था मानते हैं। कैसी अवस्था मानते हैं? अर्ध तरल अवस्था मानते हैं, क्योंकि पी तरंग की गति केवल और केवल तरल में ही कम होती है। और एस तरंग के बारे में भी हमने बताया था कि एस तरंग भी जो गायब होती है वो कौन सी अवस्था में, कौन सी जगह पर होती है? तरल अवस्था में होती है। कहां पर? तरल अवस्था में। चलिए, ये सारी चीजें आज क्लियर हुई। आज का टॉपिक यहीं छोड़ते हैं और आज हम चलते हैं एक ट्रिक की तरफ। आपको ट्रिक बताएंगे एक, आप याद रखिएगा, ट्रिक के माध्यम से पढ़ाने का प्रयास में कर रहा हूं आपको। और आज एक ट्रिक बताऊंगा। हमने अक्षांश और देशांतर नामक टॉपिक में कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, 0 डिग्री की देशांतर रेखा पढ़ी है। और इनमें से कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि विषुवत रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? कौन कौन से देश हैं? कर्क रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? वो कौन कौन से देश हैं? मकर रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? वो कौन कौन से देश हैं? और 0 डिग्री की देशांतर रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है और वो कितने देश हैं? तो चलते हैं, हम सबसे पहले एक ट्रिक के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करते हैं कि जो ग्रीनविच रेखा है, 0 डिग्री की देशांतर रेखा है, वो कितने देशों से होकर गुजरती है और उन देशों के नाम क्या है। चलते हैं, अग्रसर होते हैं। इस ट्रिक को आप याद कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण ट्रिक, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपको ट्रिक के माध्यम से याद कराने जा रहा हूं। इनको अगर 8 देशों के नाम याद करोगे तो सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन आप याद नहीं कर पाओगे। इसीलिए यहां पर समझिए, देखने का प्रयास करिए। 0 डिग्री की जो देशांतर रेखा है, जिसको ग्रीनविच रेखा भी बोला जाता है, वो देखिए 8 देशों से होकर गुजरती है। कितने देशों से? 8 देशों से होकर गुजरती है। और उनको याद करने की ट्रिक है गेट मी बीएसएफ। गेट मी बीएसएफ बहुत ही सरल ट्रिक है। जी फॉर घाना, ए फॉर अल्जीरिया, टी फॉर टोगो, एम फॉर माली, ई फॉर इंग्लैंड या ब्रिटेन, बी फॉर बुर्किना फासो, बुर्किना फासो, एस फॉर स्पेन और एफ फॉर फ्रांस। ये वो 8 देश हैं भाइयों बहनों। कितने देश हैं? 8। और इन 8 देशों से होकर ग्रीनविच या 0 डिग्री की देशांतर रेखा गुजरती है। कर्क रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? मकर रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? और विषुवत रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? इन सब की भी ट्रिक आपको बताई जाएगी। जुड़े रहिए मेरे साथ, बने रहिए, मेहनत करते रहिए, मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। आपके लिए मेहनत करने में आपका ये बड़ा भाई किसी भी प्रकार से कमी नहीं छोड़ेगा। ये मेरा कमिटमेंट है आपसे। किसी भी प्रकार से आपके लिए मेहनत करने में कमी नहीं छोड़ूंगा। बस आप अपने लिए मेहनत करते रहिए, आप अपने लिए मेहनत करते रहिए। आपकी और हमारी दोनों की मेहनत मिलकर ही एक अच्छा सा रंग दिखाएगी और क्या दिलाएगी? सफलता दिलाएगी। क्या दिलाएगी? सफलता। केवल मेरी नहीं, अपनी भी मेहनत, आपकी भी मेहनत बहुत जरूरी है। ठीक है, चलते हैं हम अगली क्लास में, फिर नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे, नई ट्रिक्स के साथ मिलेंगे। और कल से मेरा यह वायदा है कि जो विभेद नामक टॉपिक है, मिसलेनियस,
जो जीके का याद करने का पार्ट है, जो यूपी टेट एग्जाम में पूछा जाता है, कल की क्लास से उसको भी स्टार्ट करेंगे। और कल की क्लास से पर डे विविध की, मिसलेनियस की एक टेबल आपको कराई जाएगी, ये मेरा आपसे वायदा है। बने रहिए मेरे साथ, जुड़े रहिए। जो मैंने कराया उसको नोट करिएगा, उसको घर पे 15 मिनट दीजिएगा, ये सारी की सारी चीजें आपको एकदम से क्लियर हो जाएंगी। किसी किताब को, किसी नोट्स को पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।